ओके। तो चलो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या होता है। तो देखो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो जो गैल्वेनोमीटर हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े थे वही क्या है, वही सेम टू सेम गैल्वेनोमीटर है, बस इसका नेमिंग यहाँ पे मूविंग कॉइल बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मूव करते रहता है, उसके अंदर जो रोटेशन होते रहता है, ठीक है ना। जो भी हम लोग मेजरमेंट इसमें होता है ना, तो इसमें क्या होता है, कॉइल लगा हुआ ना, तो कॉइल क्या करता है, इसको कॉइल में रोटेशन होता है, इसलिए इसका नेमिंग मूविंग कॉइल है। एंड नॉर्मली इसको गैल्वेनोमीटर ही बोल सकते हो, ठीक है ना। तुम लोग ऐसे कॉलेज वगैरह में आओगे तो यहाँ पे लैब में रहता है, ठीक है ना, देखोगे यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, सब रखा रहता है। जो इलेक्ट्रिकल वाले जो होते हैं उन लोगों को लैब में तो काफ़ी ऐसे रखा रहता है, सब देखा है ना वो। अभी तो हाँ, अभी एनिमेटेड वीडियो हम क्या उसमें दिए हैं ना, दिखाया है ना, तो एनिमेटेड वीडियो में तो सब दिखा रहा था ना कैसे कैसे हो रहा है वो पूरा, कैसे उसमें नीडल मूव कर रहा है उस ड्यू टू दिस टर्क के कारण, ठीक है ना। तो ऐसे हम वीडियो में लिंक क्या करेंगे, वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, ठीक है ना, वहाँ से देख लेना एक बार, ठीक है, उस एनिमेटेड वीडियो को। चलो, तो हम लोग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में बेसिकली देखते हैं कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का बेसिकली डायग्राम ये है, ठीक है ना। तो डायग्राम के एक एक पार्ट हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है ना। तो डायग्राम हम पहले इसलिए बना दिए हैं तो टाइम सेव हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेट लेते हैं, ठीक है ना, ये दोनों मैग्नेट है, ठीक है ना, ऐसा शेप का, और इस मैग्नेट को बोलते हैं हॉर्स मैग्नेट, ठीक है ना। हॉर्स मैग्नेट तुम लोग देखा होगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं घोड़े का नाल, देखे होगा घोड़े के नाल, वो मैग्नेट देखे हो। देखना कभी ऐसे गांव वगैरह इलाके में जाओगे विलेज में, तो देखना अभी भी टांगा चलता है, घोड़ा वगैरह ऐसे, ठीक है ना। तो उसको पैर में क्या होता है ना, पैर में देखना इस शेप का ना एक मैग्नेट लगाया जाता है, इस शेप का, कुछ ऐसा ही शेप का ऐसा होता है, ठीक है ना। जैसा देखो ना नीचे में पैर ऐसा टाइप का होता है ना, तो उसी शेप का क्या होता है, मैग्नेट लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, क्यों बताओगे, क्यों लगाया जाता है? वो मैग्नेट ही होता है, ठीक है। हाँ देखो, उसका उसका मतलब उसका रीज़न क्या है, दो रीज़न होता है। फर्स्ट रीज़न तो ये होता है कि घोड़ा बहुत तेज़ चलता है सब, ठीक है ना, बहुत फास्ट मूव करता है। रोड पे क्या होता है कि रोड पे तुम्हारा मतलब ऐसे मतलब ऐसे मान लीजिए कि पत्थर उत्थर भी बहुत नुकीले वगैरह चीज़ आ गया, तो वो सब आ गया तो क्या हुआ, वो तुम्हारा उसको पैर को बचा लेता है, ठीक है। दूसरा कारण होता है जैसे तुम्हारा अगर मान लीजिए पत्थर नहीं तो मान लीजिए कोई मतलब मान लीजिए कील वगैरह है, रोड पर ऐसे गिरा रहता है ना, तो मान लीजिए कील वगैरह है तो वो भी पैर में जा सकता है, ठीक है ना। तो उसी से सेव करने के लिए, उसको बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वो मैग्नेट लगाते हैं। क्योंकि अगर कोई मतलब कि आयरन का कोई भी चीज़ अगर हो, कोई भी मेटालिक चीज़ अगर रोड पे है, फेंका हुआ है, घोड़ा चल रहा है, तो घोड़ा को तो समझ में आ रहा है कौन की कहाँ, तो क्या होगा, कोई भी आयरन वाला चीज़ है तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा ना, इना कि उसके पैर में क्या हो जाएगा, घुस जाएगा, पैर में घुस जाएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वो हॉर्स शू मतलब कि हॉर्स में क्या करते हैं, हॉर्स के पैर में हम लोग क्या करते हैं, लगाते हैं, ताकि वो कोई भी मेटालिक चीज़ अगर रोड पर है, ठीक है ना, तो पैर में क्या हो जाए, मतलब अट्रैक्ट हो जाए, इना कि उसके पैर में घुस जाए, ठीक है ना। तो इसीलिए लगाते हैं। तो ये कैमरा ऑफ क्यों हो जा रहा है, रिकॉर्डिंग नहीं चल रहा था क्या, फिर इसका सेटिंग ओके। चलो अब दिख रहा है, क्या हो गया, क्या हुआ, टेढ़ा कहाँ से हो गया, ठीक है। तो वहीं यहाँ पे जो मैग्नेट का हम लोग यूज करते हैं,
इन गैल्वेनोमीटर, ओह इसको बोलते हैं हॉर्स मैग्नेट। क्या बोलते हैं? हॉर्स मैग्नेट। और इसका शेप जो होता है इसी टाइप का शेप का होता है, इस शेप में, ठीक है ना। क्या? हाँ, यू शेप का इसका होता है, देखोगे तो यू शेप का रहता है, ठीक है ना। तो बेसिकली हम लोग ये भी है कि यहाँ पे हॉर्स मैग्नेट क्यों यूज करते हैं, बार मैग्नेट क्यों नहीं यूज करते, अदर मैग्नेट को क्यों नहीं यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसका सबसे बड़ी कॉज होती है हॉर्स मैग्नेट यूज करने का कि हम लोग का यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो चाहिए वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। क्या चाहिए? रेडियल। ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो एरो साइन दिया हुआ ना, ये रेडियल मैग्नेटिक फील्ड है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब ये हो गया कि मान लो कि जैसे ये बोतल है, ठीक है ना, तो ये सिलेंडर है मान लो यहाँ पे, तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब हुआ कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आना चाहिए ताकि इसके रेडियस के अलॉन्ग होना चाहिए। किसके अलॉन्ग होना चाहिए? रेडियस के अलॉन्ग। रेडियस जैसे मान लो यहाँ पे है, तो यहाँ पे जैसे तुम लोग स्पेयर में तुम लोग को उधर पढ़ाया जा रहा था ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, रेडियल डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होता है रेडियल होता था कि नहीं। तो रेडियल डायरेक्शन का मतलब हो गया कि मतलब तुम्हारा मतलब रेडियस के अलॉन्ग होना चाहिए हर पॉइंट पे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेडियस है, यहाँ पे रेडियस, तो यहाँ पर अगर सेंटर हुआ यहाँ पे रेडियस, तो यहाँ पे ऐसे होना चाहिए, फिर ऐसे होना चाहिए, ऐसे मतलब सब डायरेक्शन में होना चाहिए ऐसे। तो इसको क्या बोलते हैं? रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हॉर्स मैग्नेट लेने का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग को जो मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो रेडियल डायरेक्शन में चाहिए, इसलिए हम लोग हॉर्स मैग्नेट लेते हैं। समझ में आया यहाँ पे? अब हॉर्स मैग्नेट लेने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को एक्चुअली में गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? गैल्वेनोमीटर होता क्या है? तो गैल्वेनोमीटर का काम ये होता है कि ए स्मॉल करंट को क्या करना, डिटेक्ट करना, मतलब करंट के डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करना और करंट का मैग्नीट्यूड को भी बताना कि करंट का वैल्यू कितना फ्लो कर रहा है इन द करंट कैरिंग वायर, ठीक है ना। तो उस वायर में कितना करंट कैरिंग मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है। तो दो चीज़ को बताता है, डायरेक्शन को भी डिटेक्ट करता है। क्या करता है? अब बताते हैं कि डायरेक्शन को बताएंगे हम लास्ट में थोड़ा पढ़ाने के बाद कि डायरेक्शन को कैसे डिटेक्ट करता है, ठीक है ना। तो हम लोग को क्या लगा रहता है इसमें, एक हम लोग इसके बीच में दो क्या करते हैं, यहाँ पे नॉर्थ एक साउथ पोल, यहाँ पे हॉर्स मैग्नेट लेते हैं, ठीक है। इसके बीच में एक हम लोग क्या लगाते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है ना, सॉफ्ट आयरन कोर सिलेंडर, ठीक है ना। वो जो सिलेंडर बना रहता है वो सॉफ्ट आयरन कोर का होता है। यहाँ पे टॉप भी दिखाया गया आप लोगों को कि हाँ ऊपर से, मतलब ऊपर से क्या दिखेगा, ऐसे सर्कल टाइप का दिखेगा ना, तो यहाँ पे वहीं टॉप भी दिखाया गया कि कैसा दिखता हुआ रहेगा। तो वहीं यहाँ पे दिखाया गया सिलिंड्रिकल सॉफ्ट आयरन कोर का ये बना रहता है, ये मटेरियल है जो सिलेंडर बना हुआ है, ठीक है ना। हम लोग का सॉफ्ट आयरन कोर ही क्यों लेते हैं यहाँ पे, अदर मटेरियल क्यों नहीं लेते हैं, अदर मटेरियल का सिलेंडर क्यों नहीं लेते? सिलेंडर समझ रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड सिलेंडर। ये बोतल को पार्ट को क्या करो, यहाँ पे काट के और इस टाइप का सर्कुलर यहाँ बना दो, तो फिर क्या होगा, पूरा एग्जैक्ट सर्कुलर हो जाएगा, सिलेंडर हो जाएगा, ठीक है ना। तो सिलेंडर यहाँ पे, तो सॉफ्ट आयरन कोर का इसलिए हम लोग लेते हैं ताकि तुम सोचो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से इंटर किया तो इसका ये अपना मैग्नेट है, ये अपना मैग्नेट है, कोई ऐसा तो नहीं कि दोनों मिला के एक मैग्नेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अलग मैग्नेट है, ये अपना अलग मैग्नेट है ना। तो हमको क्या करना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से उधर की तरफ लेके जाना है, ठीक है ना, इधर से उधर की तरफ लेके जाना है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर से जा रहा है और के बीच में कुछ ऐसा मटेरियल आ गया जहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस साइड जाए ही नहीं, ठीक है, उस साइड जाए ही नहीं, तो फिर उस मटेरियल को आने से कोई बेनिफिट्स है? तो हम लोग का क्या करना है कि हम लोग के रेडियल डायरेक्शन को कंप्लीट करने के लिए, रेडियल डायरेक्शन बनाने के लिए यहाँ पे रेडियल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेडियल डायरेक्शन होना चाहिए। तो हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ से जो इंटर कर रहा है इधर आउट, इस साइड में भी क्या होना चाहिए, सिलेंडर का उस साइड में भी निकलना चाहिए ना, होना चाहिए ना इंटर का। तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस मटेरियल में क्या होता है ना, इजीली तरीका से क्या होता है, पास कर जाता है, इजीली पास कर जाता है। इसलिए हम लोग यहाँ पे सॉफ्ट आयरन कोर का इस्तेमाल करते हैं। समझ में? सॉफ्ट आयरन होता है, नाम सुने हो ना, सॉफ्ट आयरन मतलब सॉफ्ट होगा वो, ठीक है ना, आयरन का मटेरियल होगा बट वो सॉफ्ट होगा।
तो इस सिलेंडर जो बनाता है वो सॉफ्ट आयरन कोर का बना रहता है, ठीक है ना। वही लिखा हुआ कि तुम्हारा सॉफ्ट आयरन कोर इज स्ट्रॉन्ग फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है, मटेरियल होता है। इट फोर्सेस ऑल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टू पास थ्रू इट। ये क्या करता है, फोर्स करता है कि सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाए, पास करके उस साइड चला जाए। पूरा डिटेल में हम लिख दिए कि क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये वो मटेरियल तुम्हारा सिलेंडर के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, वायर को क्या करते हैं, कॉइल को क्या करते हैं, लपेट देते हैं चारों तरफ से यहाँ पे ऐसे सिलिंड्रिकली क्या करते हैं, यहाँ पे लपटा हुआ रहता है। जैसे मान लो कि एज एग्जाम्पल कि तुम्हारा ये हो गया सिलेंडर, ठीक है ना। ये क्या हुआ, ये सिलेंडर हो गया, और ऐसे ऐसे हाँ। तो ये रेक्टेंगल बनेगा ना, देखो तो सही से ढंग से। ये जो हम बना रहे हैं ये रेक्टेंगल नहीं दिख रहा बनते हुए, नीचे से देखो रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना। हाँ, तो ये रेक्टेंगल बनता हुआ दिख रहा है ना। हाँ, तो वही रेक्टेंगुलर अब इधर भी रहेगा, तो इधर तो कंप्लीट तो है नहीं, इस तरह का पूरा एग्जैक्ट सिलेंड्रिकल शेप तो मेरे पास है नहीं, ठीक है, जो मैं तुम लोगों को बता सकूँ, ठीक है। लेकिन हाँ, जो भी है हम तुम लोग को बता रहे हैं, ठीक है ना। तो सिलेंडर, ठीक है ना, तो यहाँ पे सिलेंडर का दिख रहा है ना, तो क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर। तो इसलिए इसको रेक्टेंगुलर हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसके उस शेप जो बनता है सिलेंडर पर लपेटने के बाद सिलेंड्रिकल बनता है, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो टर्मिनल है कि नहीं, यहाँ पे दो टर्मिनल दिख रहा है, ये वाला एक टर्मिनल ए और एक टर्मिनल ए दिख रहा है। वायर जो होगा तो दो टर्मिनल होगा ना, तो वहीं वायर का यहाँ पे ले आकर दिखाया गया है कि एक टर्मिनल यहाँ पे, एक टर्मिनल यहाँ पे। अब इस टर्मिनल को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे ना। इस टर्मिनल को क्या करेंगे, बैटरी से कनेक्ट कर देंगे, जहाँ से भी करंट वगैरह हम लोग को डिटेक्ट करना है, करंट को मेजरमेंट करना है, हम लोग वहाँ से क्या करेंगे, ये दोनों टर्मिनल को कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना। तो वही टर्मिनल T1 और T2 दिखा दिया गया, ठीक है ना। अब इसी रेक्टेंगुलर कॉइल से एक स्प्रिंग को हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्या करते हैं, स्प्रिंग को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये स्प्रिंग, ठीक है ना। स्प्रिंग बोल सकते हो, या इसको फाइन वायर वो बोल सकते हो, ठीक है ना। ये स्प्रिंग को कनेक्ट करने का तरीका, मतलब हम लोग क्यों स्प्रिंग को कनेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रिंग को कनेक्ट करने का रीजन ये होता है कि ये है नीडल, ठीक है, और ये है मीटर, ठीक है ना। इस नीडल को क्या करना, मूव कराने का काम वो करता है, क्या करता है, नीडल को मूव कराने का काम करता है। तो बेसिकली कैसे ये सब चीज़ें होती है, ठीक है ना। तो इसमें देखो, अब हम लोग बेसिक चलते हैं कि इसके अंदर कैसे क्या क्या होती है। तो इसके अंदर के बारे में देखते हैं, फेनोमेनन के बारे में, कि जो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड जब फ्लो करता है यहाँ पे, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे, जब रेडियल मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनता है, एक कॉइल क्या होता है, कॉइल इस पे लपटा हुआ रहता है, ठीक है ना। जब यहाँ से करंट फ्लो करने लगता है, क्या होता है, करंट आई फ्लो करता है। तो जब करंट आई फ्लो करता है तो इस साइड से क्या होता है, करंट आई जाता है और इधर से करंट निकल आता है ना। यानी ये रेक्टेंगुलर कॉइल में तुमको जो दिख रहा है, रेक्टेंगुलर कॉइल में जो दिख रहा है, और एक चीज़ ध्यान रखना, ये रेक्टेंगुलर जो कॉइल रहता है ना, ये इंसुलेटिंग मटेरियल से मतलब कि जो होता है ना, ऐसा नहीं कि मतलब तुम्हारा कुछ ऐसा बता दे कि मतलब कॉइल जो होता है तुम्हारा उसके ऊपर जो लपटा हुआ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉइल को क्या करते हैं, वायर को छील दिए हैं और उसके अंदर का जो मतलब मटेरियल है, जो मेटल होता है उसके थ्रू। क्योंकि अगर वैसे हम लोग नहीं लपेटते हैं, क्यों वैसे इसलिए नहीं लपेटते हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए कि वायर को तुम छील दोगे और उसके अंदर का, तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों टच हो जाएगा ना सब। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, वायर जैसे नॉर्मल वायर जो रहता है ना, नॉर्मल वायर जैसे मतलब विदाउट छीला हुआ ऐसे, हाँ, जैसे ये वाला वायर है, हाँ, इंसुलेटेड वाला। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उसके चारों तरफ हम लोग लपेटते हैं सिलेंडर के ऊपर, समझ में आया, ऐसे वाला नॉर्मल। अभी नहीं कि अंदर का जो मटेरियल तुमको दिख रहा है उसको हम लोग निकाल कर तो लपेटते हैं, ठीक है ना। जैसे फैन वगैरह में तुमको लगा रहा था वैसा नहीं कुछ रहता है, ठीक है ना।
इंसुलेटिंग करने की क्या जरूरत है, क्यों हम लोग इंसुलेटिंग करते हैं, इंसुलेटिंग इसलिए करते हैं ताकि वहां पे शॉर्ट सर्किट ना हो, ठीक है ना। तो वहीं उसको कहा गया। तो इसमें क्या होता है कि इस साइड से करंट जाता है और उस साइड से करंट आ जाता है, क्या होता है, करंट जाता है और इस साइड से करंट आता है। तो लोग पढ़े होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर किसी करंट कैरिंग वायर को जब रखते हैं तो उसके ऊपर क्या लगता है, फोर्स लगता है। क्या लगता है, फोर्स लगता है, लगता है ना फोर्स। जब फोर्स लगता है तो यहाँ पे मैग्नेटिक, यहाँ पे करंट इधर जा रहा है और इसे करंट आ रहा है, तो दोनों पे क्या होगा, दोनों पर करंट मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन उल्टा होगा, होगा कि नहीं। एक में लेफ्ट में लग रहा होगा तो दूसरा में राइट पर लगेगा, ऐसा कुछ डायरेक्शन होगा, होगा ना। तुम देख सकते हो कि कॉइल ऐसे रहे समथिंग, मान लो तुम ऐसा समझ सकते हो कि मान लो कि जैसे कॉइल यहाँ पे समथिंग हम यहाँ पे देते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना है, ठीक है ना। अगर करंट इधर जा रहा है, करंट इधर आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन से इस पर जस्ट परपेंडिकुलर हो, तो तुम बता सकते हो कि इस वायर पे और इस पे मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स अगर इस पे देखोगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स, ये क्या है, करंट इधर जा रहा है, मान लो जे कैप में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, जे कैप क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितना, माइनस की कैप है, तो जे क्रॉस के आई के होता है तो माइनस आई कैप। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इस पे जो फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा तुम्हारा माइनस आई कैप बनेगा। इस पे देखोगे तो किधर होगा, इस पे, इधर में क्या होगा, माइनस जे कैप क्रॉस माइनस के माइनस आई कैप। एक दूसरे के ऑपोजिट में फोर्स लग रहा है। एक पे तुम्हारा अगर एक पे क्या लग रहा है, एक पे आई कैप है तो दूसरा माइनस आई कैप में फोर्स लग रहा है ना, मैग्नेटिक फोर्स। तो उसी तरह सेम टू सेम इस पे भी क्या होता है कि इस पे जो फोर्स लगता है तुम्हारा, यहाँ पे इस पे जो फोर्स लगता है जस्ट एक दूसरे को ऑपोजिट में लगता है। अगर एक पे फोर्स इस डायरेक्शन में तो दूसरे पे अंदर की तरफ डायरेक्शन में लगता है, क्या होगा, अंदर की तरफ, क्या लगेगा, अंदर की तरफ लगता है, ठीक है ना। क्योंकि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, सुन रहे हो तुम लोग, हाँ, मैग्नेटिक फील्ड जो लाइंस लगता है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस कॉइल के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। रेडियल कहने का मतलब हुआ कॉइल के परपेंडिकुलर। देखो क्यों होता है, देखो यहाँ पे कॉइल लगा हुआ है, रेक्टेंगुलर लगा हुआ ना, यहाँ पे कॉइल लगा हुआ। अब देखो इसके अलोंग भी बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहे होंगे ना, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अलोंग ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे जा रहा होगा, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे। अब बताओ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है, इस कॉइल पे परपेंडिकुलर है कि नहीं, है ना, परपेंडिकुलर, कॉइल पे परपेंडिकुलर है ना। टर्क पढ़े हो, टर्क क्या होता है, टर्क का काम क्या होता है, टर्क जो होता है तुम्हारा m क्रॉस b होता है ना, m क्रॉस b, मतलब I a क्रॉस b हो जाएगा ना। यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, NIA लगाते हैं, नंबर ऑफ टर्न इसमें n होगा, ठीक है ना। तो NIA में यानी एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का क्या क्रॉस प्रोडक्ट है ना। तो तुम सोचो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रहा है और एरिया वेक्टर तुमको पता है ना, एरिया वेक्टर हम लोग क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लेके चलते हैं ना। एरिया वेक्टर कॉइल के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर इधर भी हुआ कि नहीं। तो जब दोनों का क्रॉस कराओगे तो दोनों को जब क्रॉस कराओगे तो क्या मिलेगा तुमको, एक मिनट, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगा तो इसके कारण टर्क जीरो हो जाएगा। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा ना इसके क्या, क्योंकि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा तुम्हारा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, सेम डायरेक्शन में, तो साइन जीरो हो जाएगा ना वहाँ पे। लेकिन ये वाला मैग्नेटिक फील्ड समझो, ये वाला यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगा, इसी के कॉइल के अलोंग जाएगा। तो ये वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर हुआ कि नहीं, इधर की तरफ, और एरिया वेक्टर इधर की तरफ होगा कि नहीं। और इधर की तरफ क्या होगा, इधर की तरफ बी वेक्टर। ये दोनों आपस में क्या बनाए, 90 बनाएंगे। जब दोनों 90 बनाएंगे तो दोनों 90 जब बनाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आई क्रॉस ए बी, यहाँ पे क्या मिलेगा, दोनों का क्रॉस, दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, तो क्रॉस पर जब प्रोडक्ट कराओगे तो NIAB हो जाएगा, NIAB हो जाएगा ना। तो जब NIAB, तो इस पर क्या होगा, इस पर टर्क अप्लाई हो रहा है ना, इस पर क्या हो रहा है, टर्क अप्लाई हो रहा है ना। तो टर्क जब इस पर अप्लाइड हो रहा है, ठीक है ना, तो इसके वजह से इसमें करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ, इसमें करंट का डायरेक्शन ऊपर, इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो रहा है, नीचे की तरफ।
तो जब डायरेक्शन दोनों में क्या है, दोनों में करंट का डायरेक्शन अलग अलग है, तो क्या हुआ, टर्क भी एक दूसरे को ऑपोजिट में लगेगा, लगेगा कि नहीं। तो जब टर्क भी एक दूसरे को ऑपोजिट में लगेगा तो इसमें होता क्या है कि जब एक दूसरे को ऑपोजिट में लगेगा तो क्या होगा, तुम लोग को याद है डाइपोल में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो ऐसे डाइपोल में जब तुम लोग को पढ़ाए थे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक में, तो बताए थे कि अगर मान लीजिए कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हम लोग किसी चार्ज पार्टिकल को रख देंगे, यहाँ पे चार्ज रखेंगे, यहाँ पे चार्ज रख देंगे, इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज रखेंगे, तो इस पे फोर्स इधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर लगेगा, तो क्या होता है एक समय के बाद क्या होता है, ये रोटेट करने लगता है, रोटेट करने लगता है। तो उसी तरह क्या होता है इसमें भी, क्योंकि इसमें भी टर्क अप्लाई होता है ना, इसमें भी क्या होता है टर्क अप्लाई करता है, इस पर टर्क इधर की तरफ होता है तो इस पर टर्क इधर की तरफ होता है, इसलिए रोटेट करता है। सेम टू सेम इसमें भी कहानी होता है, टर्क जो होता है एक दूसरे को ऑपोजिट में अप्लाई होता है। तो जब एक दूसरे को ऑपोजिट में अप्लाई होता है तो क्या होता है, कॉइल तुम्हारा रोटेट करने लगता है। यहाँ पे कॉइल क्या होता है, कॉइल तुम्हारा रोटेट करने लगता है। अब देखो कॉइल जब रोटेट करता है, ये जो टर्क की वजह से कॉइल जब रोटेट करता है तो यहाँ पे लगा रहता है स्प्रिंग। अब स्प्रिंग का काम क्या होता है, यहाँ पे स्प्रिंग का काम ये होता है कि जब कॉइल रोटेट करेगा ना, तो ये जो स्प्रिंग होता है ना, स्प्रिंग ट्विस्ट होने लगता है। क्या होने लगता है, ट्विस्ट होने लगता है। ट्विस्ट इन द सेंस का मतलब, कहने का मतलब हुआ कि जैसे एज द एग्जाम्पल, इसमें तो नहीं हो पाएगा, मतलब ये भी स्प्रिंग ही है लेकिन उतना काम नहीं कर पाएगा जितना हम करेंगे, ठीक है। ट्विस्ट होने का मतलब ये होगा, समझ लो कि जैसे एज ए एग्जाम्पल, ये तुमको दिख रहा है, मान लो ये सिलेंडर है, ठीक है ना, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये सिलेंडर हो गया, ओके क्लियर। ये सिलेंडर है, तुम सोचो रोटेट करेगा, कॉइल मान लो इस पे अटका हुआ, तो कॉइल क्या होगा, रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो मान लो इसको हम रोटेट करा रहे हैं, तुमको दिख रहा है कुछ, ये स्प्रिंग हो गया रेड कलर वाला जो है, तुमको कुछ दिखता है यहाँ पे जब रोटेट कर रहा तो क्या होते दिख रहा, इसको ट्विस्टिंग बोलते हैं। ये क्या हो रहा है, हाँ हो रहा है ना, एक ट्विस्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं ट्विस्टिंग। तो स्प्रिंग में सेम टू सेम, हाँ इसमें भी स्प्रिंग में सेम टू सेम क्या होता है, स्प्रिंग में भी ट्विस्ट होने लगता है, ऐसे बनने लगता है। फिर ट्विस्ट क्यों होता है, मतलब सॉरी ट्विस्ट तो हो रहा है, लेकिन इसके स्प्रिंग का जरूरत क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो जरूरत इसलिए है कि जब कॉइल में रोटेशन जब होगा, सिलेंडर जब रोटेट करेगा उसके ऊपर, मतलब कॉइल जब रोटेट करेगा ड्यू टू टर्क, तो स्प्रिंग में ट्विस्टिंग होगा। और तुमको ट्विस्टिंग जब होगा तो काम क्या है, बात यह है कि तुम्हारा, कि तुम सोचो कि चलो ठीक है, नीडल है, ठीक है, ये नीडल इसी से कनेक्टेड है ना, इसी से कनेक्टेड है, इसी से नीडल को कनेक्ट करते हैं। जब कॉइल ऐसे रोटेट करता है तो नीडल भी क्या करेगा, ऐसे रोटेट करके इधर आ जाएगा ना, मान लीजिए कि इधर से इधर की तरफ आ जाएगा, क्योंकि कॉइल जब रोटेट करे से करेगा तो कॉइल को भी हम लोग क्या करते हैं, तुम्हारा नीडल को भी उसी से कनेक्ट किया रहता है, ताकि कॉइल का रोटेशन पे तुम्हारा डिपेंड करता है। कॉइल जैसे रोटेट करेगा, नीडल भी क्या होगा, उसी की तरह रोटेट करके और बताएगा करंट इस पर कितना फ्लो कर रहा है। समझ में आया, बात इतना समझ में आया ना, कि कॉइल नीडल। तो होता क्या है कि तुम सोचो कि नीडल यहाँ तक पहुँच गया, नीडल क्या हुआ, यहाँ तक पहुँच गया। अब तुम बताओ, मैग्नेट जो तुम जो गैल्वेनोमीटर बना रहे हो, वो गैल्वेनोमीटर ऐसे थोड़े कि एक बार यूज के लिए बना रहे हैं कि एक बार यूज किया फेंक दिए। तुम तो हमेशा के लिए बना रहे हो ना, कम से कम कुछ सालों तक ले, जब तक ले इसमें कुछ डिफेक्ट ना आए तब तक ले चलते रहे ना। तो तुम सोचो अब कभी ना कभी लाइट तो कटेगी। अब ऐसा तो कि हर समय तुम लगा के ही रखे हो गैल्वेनोमीटर को चेक करने के लिए करंट कितना डिटेक्ट कर रहा है। तो तुम यहाँ से करंट फ्लो को क्या करोगे, जीरो जब करोगे, जब जीरो करोगे उस टाइम पे एक करंट डिटेक्ट करके यहाँ पे बता रहा होगा नीडल यहाँ पे होगा ना, यहाँ पर नीडल क्या होगा, यहाँ पे होगा नीडल, यहाँ पे मान लो यहाँ पे होगा। तो तुम सोचो जैसे करंट जीरो कर दोगे तो उस समय टर्क इसमें अप्लाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जो टर्क ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण यहाँ पे कॉइल के अंदर जो हो रहा था करंट कैरिंग वायर में। तो तुम सोचो जब टर्क अप्लाई जीरो हो जाएगा तो ये नीडल तो यहीं पे रह जाएगा ना, ये नीडल को रोटेट करके फिर जीरो पर नहीं जाएगा ना, नहीं। तो फिर इस नीडल को मूव कौन कराएगा,
तो नीडल को कौन मूव कराता है? नीडल स्प्रिंग से सब कनेक्टेड होता है, ये सब एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड रहता है। तो स्प्रिंग क्या करता है कि देखो यहाँ पे ऐसे हो चुका है ना, अब ऐसे हम कॉइल को मूव कर दिया, अब जैसे करंट फ्लो क्या हुआ, जीरो हुआ, क्या होने लगा, उल्टा रोटेट करने लगा, फिर दोबारा उसी पोजीशन पर बैकवर्ड रिवर्स होने के लिए इस स्प्रिंग को क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं। समझ में आया क्यों हम लोग कर रहे हैं? मतलब देखो जैसे मान लीजिए कॉइल ऐसे रोटेट, इस पर टर्क लगा, इस पे ऊपर टर्क लगा, तो स्प्रिंग नॉर्मल सिचुएशन में भी कनेक्टेड है, तो टर्क लगेगा तो क्या होगा, एक कॉइल क्या होगा, ऐसे रोटेट करेगा ना। इसमें क्या हो रहा है, ट्विस्टिंग हो रहा है, और इस पे लगा हुआ है नीडल, इस पॉइंट पे क्या लगा हुआ है, इस पे लगा हुआ है नीडल, तो नीडल भी साथ में मूव कर रहा होगा ना। तो नीडल मूव करके कहाँ जाएगा, जहाँ तक ले इसका मैक्सिमम पॉइंट होगा, मतलब जहाँ तक ले मान लीजिए कि उसमें मैक्सिमम करंट 4 एम्पियर, मतलब ये तो करंट बहुत छोटे डिटेक्ट करता है, तो माइक्रो एम्पियर में करता है, ठीक है ना। तो मान लीजिए कि 3 माइक्रो एम्पियर करंट को डिटेक्ट किया, तो यहाँ पे नीडल फाइनली आकर रुक गया ना। अब जब रुक गया तो तुम डिटेक्ट कर लिए, अब तुम क्या करोगे, अब तुमको पता चल गया करंट कितना फ्लो कर रहा है, तो तुम क्या करोगे, वहाँ से करंट फ्लो क्या करोगे, यहाँ से करंट जीरो कर दोगे, कॉइल को क्या करोगे, बैटरी सोर्स को क्या करोगे, डिस्कनेक्ट कर दोगे। तो सोर्स को जब डिस्कनेक्ट करोगे तो तुम सोचो, अगर एक नीडल जो है, ये नीडल यहीं पर हमेशा रहेगा, तो तुम क्या दोबारा फिर यूज कर पाओगे, तुमको पता ही नहीं रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ तो हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं ना। अब मान लीजिए जैसे थर्मामीटर होता है, जैसे घर में तुम लोग थर्मामीटर क्या बोलते हैं ना, रखते हो उसको, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसमें हम लोग जीरो करते हैं तभी तो देखते हैं ना। हाँ उसको जीरो करते हैं तभी तो हम लोग देखते हैं ना कि कितना मेजरमेंट आ रहा है। तो उसी तरह सेम टू सेम जीरो पर पहले आएगा तभी तो हम लोग दोबारा यूज करेंगे ना। तो फिर क्या होगा, नीडल को दोबारा रिवर्स इस पॉइंट पर कौन लेके आएगा, तो नीडल पर रिवर्स जो लेके आएगा ये स्प्रिंग आएगा, क्योंकि स्प्रिंग में क्या हो रहा है, स्प्रिंग ट्विस्ट कर रहा है, ट्विस्ट हो गया है पूरा एकदम ऐसा। अब इसको जब इस पॉइंट पे मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच चुका है कि हाँ अब करंट फ्लो हो गया, जैसे करंट जीरो होगा क्या होगा, करंट जब जीरो होगा तो टर्क लगना, इसमें टर्क अप्लाई क्या होगा, जीरो हो जाएगा। जब टर्क अप्लाई जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, अब उस समय क्या होगा, उस समय कुछ तो होगा नहीं, तो स्प्रिंग छोड़ोगे तो क्या होगा। अब देखो स्प्रिंग में क्या हो रहा है, स्प्रिंग इसको क्या कर रहा है, उल्टा रिवर्स मूव करा रहा है। हम लोग पहले ऐसे मूव करा रहे थे, ऐसे मूव करा रहे थे, आज छोड़ने के बाद क्या हो रहा है, इसके जस्ट ऑपोजिट में मूव कर रहा है ना, कर रहा है कि नहीं। तो जब ऑपोजिट में मूव कर रहा है तो इसलिए तुम्हारा एक नीडल जो होगा फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन मतलब जीरो पे आ जाएगा, और फिर उसको दोबारा हम लोग फिर से यूज करके फिर से हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब दोबारा उस गैल्वेनोमीटर का यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग स्प्रिंग का क्या करते हैं, वहां पे अप्लाई करते हैं। बात समझ में आई बात है, क्लियर हुआ, यहाँ पे क्यों यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा बेसिक्स क्या हुआ, तुम्हारा गैल्वेनोमीटर हुआ, ठीक है ना, और इसी के अंदर सब चीज़ होता है, ठीक है ना। और इसमें हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ हो गया, बेसिक हम तुम लोगों को समझा दिए कि क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो इसमें टर्क, हाँ एक चीज़ और बताना था कि इस स्प्रिंग के अंदर, अब स्प्रिंग तो पढ़ के आए हो, थोड़ा बहुत मैकेनिक्स में पढ़ाएं, ठीक है, स्प्रिंग पढ़ा ही दिए पूरा। तो स्प्रिंग जब पढ़े हो तो उसमें क्या होता है कि अब स्प्रिंग के अंदर अब होता क्या है, अब इसमें थोड़ा समझो, ठीक है ना, कि जैसे मान लो कि जब इसके ऊपर टर्क लग रहा है, एक कॉइल के ऊपर, यहाँ पे कॉइल जो लपटा हुआ है, तो कॉइल के ऊपर जब क्या है, टर्क जब लग रहा है, तब तुम लोग कभी ऐसे कपड़ा जब साफ करते हो, तो कपड़ा जब साफ करते हो तो उसमें पानी क्या करते हैं, निकालते हो ना, पानी को निचोड़ते हो, उसमें निचोड़ देते हो ना, ऐसे ऐसे पकड़ के। तो एक हाथ से क्या करते हैं, एक हाथ से इधर क्लॉकवाइज में रोटेट कराते हो, तो दूसरे हाथ से एंटी क्लॉकवाइज में कराते हो कि नहीं। और एक समय आता है कि जब रोटेशन, मतलब इसको इधर रोटेट करा, इधर से इसको इधर से रोटेट करा, तो एक समय आता है कि अब रोटेट नहीं होता है ना, एक समय अब आता है, उसका मैक्सिमम टाइम होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि कपड़ा को जब इधर से रोटेट करा रहे हो तो इधर का जब टर्क जो लगा हुआ है और इधर की तरफ जो ऑपोजिट लगा रहा है ना, दोनों टर्क आपस में क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। अब क्या, अब उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है उस कपड़े के अंदर। तो सेम टू सेम इसमें क्या होता है कि जब इसको कॉइल को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जब ड्यू टू टर्क, जो अप्लाइड टर्क बोलेंगे या मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो टर्क यहाँ पे कॉइल में अप्लाई हो रहा है, ये टर्क की वजह से क्या होगा, टर्क की वजह से मान लो कि इसमें कुछ टर्क लग गया
और ड्यू टू टर्क इस क्या हुआ, ट्विस्ट होने लगा स्प्रिंग। तो इसमें जब ट्विस्ट होने लगा तो इसमें भी एक क्या होता है, इसमें भी टर्क अप्लाई होता है, क्योंकि ये भी तो रोटेट कर रहा है ना। तो इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग टर्क। क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग। इसका नेमिंग रीस्टोरिंग टर्क इसलिए बोलते हैं क्योंकि क्या कर रहा है, इसका काम क्या है, रीस्टोर करना। जो हो चुका है फिर से दोबारा रीस्टोर करना। क्यों, क्योंकि जो हो चुका है आप क्या छोड़ देने के बाद रीस्टोर ही तो हो रहा है ना, आगे अपने जो पोजीशन पे, इसी को बोलते हैं ना। तो ऐसे जब करेंगे, जब ऐसे क्यों मूव कर रहा है, ऐसे क्यों मूव कर रहा है, ड्यू टू कौन सा टर्क के कारण, ड्यू टू अप्लाइड टर्क। इसका नाम होता है अप्लाइड टर्क। जो अप्लाइड टर्क का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो यहाँ पे टर्क अप्लाई हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन कब हो रहा है, जब अप्लाइड टर्क हो रहा है। और ऐसे होने पर अब कौन सा टर्क अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे रीस्टोरिंग टर्क। और रीस्टोरिंग टर्क किसके कारण आ रहा है, ड्यू टू दिस स्प्रिंग। और अप्लाइड टर्क किसके कारण था, ड्यू टू कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल, मैग्नेटिक फील्ड का। तो होता क्या है इसमें कि जैसे मान लीजिए कॉइल ऐसे रोटेट कर रहा है, मतलब ऐसे कॉइल रोटेट, ड्यू टू टर्क के कारण कॉइल ऐसे रोटेट करते गया। अब एक मैक्सिमम टाइम आ गया कि हाँ चलो कि अब करंट हम लोग डिटेक्ट हो गया, मैक्सिमम दिखा दिया उसमें। तो क्या होगा, इस पोजीशन पे क्या होगा, इस पोजीशन पे जितना टर्क इस कॉइल के अंदर अप्लाई होगा उतना ही टर्क इस ड्यू टू कॉइल के कारण भी होगा। मतलब इस स्प्रिंग में जितना टर्क होगा उतना ही टर्क क्या होगा, इसमें भी होगा, क्योंकि दोनों बैलेंस हो चुका ना। अब इससे ज़्यादा नहीं मूव कर सकता है ना, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता है, नहीं मूव कर सकता है। तो नहीं कर सकता, तो दोनों क्या हो चुका है, बैलेंस हो चुका है। जितना टर्क इसमें उतना ही टर्क इसमें। अब क्या होगा, तो जब दोनों टर्क क्या होगा, दोनों टर्क इक्वल हो जाएगा वहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग इस्तेमाल करके यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूला क्या करेंगे, जनरेट करेंगे, यहाँ पे निकालेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो क्या होगा, जो टर्क इसमें अप्लाइड हो रहा है इस स्प्रिंग के अंदर, इस टर्क का वैल्यू होता है के थीटा भी बोल सकते हैं, मतलब के फाई बोलते हैं, के भी बोल सकते हैं। के जो होता है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट होता था, उसी का नाम यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट का नाम, इसको हम लोग टॉरिजिनल कांस्टेंट यहाँ पे बोलते हैं। यहाँ पे वहाँ पे बोलते थे ना हम लोग के को हम लोग स्प्रिंग कांस्टेंट, तो के नहीं बोला जाता है यहाँ पे, कहीं कहीं बुक में सी से भी रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सी का या के का जो नेमिंग होता है उसको बोलते हैं टॉरिजिनल कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, टॉरिजिनल कांस्टेंट उसका नाम होता है। तो यहाँ पे जो टर्क होता है वो टर्क का वैल्यू कितना होता है इन द स्प्रिंग, वो कितना होता है सी फाई या के फाई, ठीक है ना। दोनों नेमिंग रखा जाता है, मतलब सी और के दोनों आपस में सेम चीज है, ठीक है ना। तो सी फाई, और इसके कारण जो टर्क अप्लाइड होगा एन आई ए बी, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्या होता है, इक्वल होता है। फाई क्या होता है, तो फाई इन द सेंस का मतलब कि मान लो कि जीरो पर पहले नीडल होगा, यहाँ पे होगा ना, नीडल होगा, कहाँ होगा, नीडल जीरो पे होगा। अब जीरो से मान लो कि यहाँ से कहाँ हो गया, नीडल यहाँ पे मूव करके चला आया इस पोजीशन से। तो यहाँ पे जो एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसको फाई बोलते हैं, या थीटा भी लिखा रहता है बुक वगैरह में। समझ में आया बातें। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, और वहाँ से हम लोग चाहे तो क्या कर सकते हैं, फाई निकाल सकते हैं कि कितना एंगल गया वहाँ पे। ओके, समझ में आया, कितना एंगल नीडल कितना अपने इनिशियल पोजीशन से क्या हुआ, मूव करके नीडल कितना एंगल बनाया, तो हम लोग निकाल सकते हैं वहाँ पे। समझ में आया, क्यों हम लोग बैलेंस किए, सब समझ में आया। क्यों गैल्वेनोमीटर में क्या क्या चीज देख रहे हैं, सब समझ में आया, बोलो एक बार, क्या बताऊं। तो वही तो बोल रहा है ना कि गैल्वेनोमीटर जो होता है, तुम लोग पढ़े थे ना कि गैल्वेनोमीटर जो होता है बहुत छोटे करंट को डिटेक्ट करता है, माइक्रो एम्पियर में। कभी अगर क्वेश्चन तुम लोग से पूछे कि 10 एम्पियर करंट क्या गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट कर सकता है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं। वो माइक्रो एम्पियर में करता है, 0.5, 1 माइक्रो एम्पियर, 2 माइक्रो एम्पियर, 10 माइक्रो एम्पियर कर सकता है। ऐसे करके माइक्रो में हमेशा करेगा, माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 के फॉर्मेट में, ठीक है ना। बट बड़े बड़े करंट को जब बनाने के लिए, बड़े बड़े करंट को मेजरमेंट करने के लिए तुम लोग को सिखाए थे करंट स्टडी में कि इसको क्या करते हैं, इसके में इम्प्रूव करते हैं ना, इम्प्रूव। ए मीटर जो हम लोग पढ़ रहे थे, ए मीटर और वोल्ट मीटर जो पढ़ रहे थे, वो क्या था, इम्प्रूव था ना इसका। इसको इम्प्रूव करके इसके अंदर क्या हुआ, बहुत सारी चीज़ें चेंज करके उसके बाद हम लोग ए मीटर इस्तेमाल, ए मीटर बना रहे थे। हो रहा था कि नहीं, रेसिस्टेंस उसमें शंट को अप्लाई कर रहे थे इसमें आम मीटर में बनाने में, और तुम्हारा वोल्ट मीटर बनाने में वहाँ पे क्या होता है, एक बहुत लार्ज रेसिस्टेंस का यूज़ कर रहे थे सीरीज में था। तो इसलिए तो ए मीटर का इस्तेमाल हम लोग किए थे वहाँ पे। ए मीटर को क्या करते हैं, इसे गैल्वेनोमीटर से हम लोग बनाए हुए थे।
तो क्या होता है, बहुत छोटे करंट को डिटेक्ट करता है। तो बहुत बड़ा करंट होगा तो ऑब्वियस है कोई मेजरमेंट नहीं कर पाएगा। जब लार्ज करंट होगा कोई तो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर बिल्कुल नहीं मेजरमेंट कर पाएगा। तो फिर क्या होगा, वहाँ पे फेल कर जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, जल जाएगा, क्योंकि उसका उतना एबिलिटी इसके पास नहीं है उतने बड़े बड़े करंट को, लार्ज करंट को मेजरमेंट करने के लिए। तो ये हमेशा छोटे करंट को ही मेजरमेंट करने में इस्तेमाल होता है। समझ में आया? और कुछ दिक्कत किसी को? बिल्कुल समझ में आया ना सबको कि गैल्वेनोमीटर क्या होता है। दूसरा बात कि हमेशा कंफ्यूज मत करना है कि यहाँ पे हम लोग कॉइल जो है, कॉइल हमेशा मैग्नेटिक, मतलब कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर हमेशा आपस में परपेंडिकुलर ही आएंगे हर केस में। क्यों? क्योंकि तुम सोचो इस पोजीशन पे है कॉइल, तो मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड गया यहाँ पे, गया ना इधर से मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे एरिया वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब क्या होगा, कॉइल मान लो कि ऐसे चला गया, ऐसे हो गया रोटेट करके, टर्क लग रहा है, ऑब्वियस टर्क लग रहा है ना, तो टर्क लग रहा है तो क्या ऑब्वियस है कि इसमें क्या बोलते हैं तुम्हारा रोटेट करेगा। जब रोटेट करेगा तब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना, अब ये वाला मैग्नेटिक फील्ड इस कॉइल से पास कर रहा होगा, तब एरिया वेक्टर ऐसे हो गया, हुआ कि नहीं, एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर। फिर यहाँ पे ऐसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड अब इसमें गैप नहीं रहता है, ज़्यादा गैप नहीं रहता, मेरे डायग्राम में गैप हो गया, काफ़ी कम गैप रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम लोग को मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो जाता है ना, ऐसे जाता है रेडियल, ऐसे दिखता है, ऐसे ही इंटर करेगा और वहाँ पे निकल जाएगा। तो यहाँ पे जो दिखा रहा है ना, ये एक क्लोज लूप ऐसे बनते हुए जा रहा है, ऐसे बनते हुए क्लोज लूप। तुम बताते ना मैग्नेटिक लाइंस क्या होता है, क्लोज लूप बनाता है। तो क्या होगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, ऐसे बनाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और बीच में बताते ना कि ऐसे स्टेट मूव करेगा। जब पढ़ा रहे थे उधर करंट कैरिंग लूप में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, या तो 12 मिनट में समझाया हुआ था तुम लोगों को, बताए थे ना। ठीक है, क्लियर सबको? कोई थोड़ा बहुत बताया था ना वहाँ पे। C5 में क्या बताए तुम? अरे C5 मतलब लिखा है क्या? अरे बोल रहे हैं कि जो ट्विस्टिंग जो होता है ना, स्प्रिंग जब ट्विस्ट होता है तो जो ट्विस्ट, उसमें जो स्प्रिंग का अंदर जो टॉर्क अप्लाई होता है ना, वो टॉर्क का वैल्यू है। ये क्या है? ये टॉर्क है, जिसको हम लोग अभी बता रहे थे ना कि रीस्टोरिंग टॉर्क बोलते हैं। जो स्प्रिंग के अंदर जो अप्लाई होता है, इसको रीस्टोरिंग टॉर्क के नेम से जाना जाता है। अभी लिखाएंगे सब, अब डायग्राम बहुत सारा है तो इस पर क्या ही लिखाया हम, बट अभी ये दोनों टॉर्क क्या होता है, आपस में इक्वल हो जाता है एक समय के बाद। समझ में आया सबको? कोई दिक्कत, एनी डाउट? अब इसमें हम लोग क्या करें, इसको फार्मूला वगैरह लिखना स्टार्ट करें, इसमें थ्योरी, जो भी थ्योरी हम लोग को है, ठीक है। अरे लिखवाता हूँ, रुक जाना। 32 मिनट 58 1 2 सेम साइन, ठीक। इतना परेशान हो गया कि सेम टाइम पर अब रिकॉर्डिंग हमको स्टार्ट करना पड़ा। दिमाग का दही बन जा रहा था, इसमें टाइमिंग मैच नहीं कर रहा था, तो 5 सेकंड 10 सेकंड इधर उधर हो रहा था, उतने ही से बहुत गड़बड़ हो रहा था वीडियो, पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ पे मैच कराया। चलो देखो, तो हम लोग अभी क्या पढ़ रहे थे, अभी हम लोग पूरा उसका डायग्राम वगैरह, डायग्रामेटिकली हम लोग पूरा चीज़ को देख लिए। और दूसरी की तुम लोग अभी जो तुम लोग एनिमेशन वीडियो वाला जो हम बता रहे थे, उसमें तुम लोग देखे थे कुछ क्लियर हो रहा था, क्योंकि उसमें जो देख रहे थे उसी चीज़ को हम यहाँ पे समझा रहे थे। अब तुम लोग क्या था कि फर्स्ट टाइम देख रहे थे, इसलिए तुमको अब समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है एक्चुअली। अब जाके उसको देखना फिर दोबारा, ठीक है ना, अब ज़्यादा क्लियर तुम लोग को होगा। उसमें जितना बताएगा ना वो सब चीज़ें हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं बोर्ड पे। समझ में आया? तो उसमें बता, हाँ एक बार दोबारा जरूर उसको देखना, ठीक है ना, उसको जाकर दोबारा एक बार जरूर देखना, ठीक है ना। और बाकी जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं उनका हम लिंक क्या करेंगे, दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है, तो वहाँ से भी आप लोग देख लीजिएगा उसका। हाँ वो तो वीडियो है किसी और का, ठीक है, बट फिर भी हम देखना है, कहीं से भी लर्निंग करना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो हम लोग पीछे हम लोग क्या गया क्या, हाँ जरूर, वही तो बोल रहा है ना कि मैं लिंक, अच्छा वो, हाँ वो तो लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलो हम लोग अभी तो थ्योरी कर रहे थे, क्या बोलते हैं, अभी अब तो हम लोग डायग्रामेटिकल सारा चीज़ को समझे। अब यहाँ पे थोड़ा उसकी जो भी पढ़े वो सब चीज़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार रीडिंग कर देते हैं, ठीक है ना। टाइम सेव करने के लिए हम लोग थोड़ा बोर्ड पर पहले लिख दिए, ठीक है ना, ताकि हमारा वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो, ठीक है ना। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, दिस इज ए डिवाइस विच इज यूज फॉर डिटेक्शन एंड मेजरमेंट ऑफ द स्मॉल करंट
ठीक है ना। तो तुम लोग को समझा रहे थे ना कि डिटेक्शन और मेजरमेंट दो चीज़ होता है। मेजरमेंट करना मतलब उसका वैल्यू बताना, और डिटेक्ट करना मतलब उसके डायरेक्शन को डिटेक्ट करना, ठीक है ना। डायरेक्शन को डिटेक्ट इन द सेंस का मतलब हो गया कि तुम्हारा अगर मान चले कि तुम अभी तो इसे उसमें समझा रहे थे कि तुम अगर मान चले कि कॉइल जो था, अगर करंट मान चले कि करंट अगर तुम सेम मतलब करंट मूव करा है, ठीक है ना, तो नीडल ऐसे मूव करने लगा, ठीक है ना। अब जैसे तुम करंट को रिवर्स करोगे, नीडल क्या होगा, ऐसे भी आ सकता है, तो क्या होगा, पता चल जाएगा ना कि करंट किधर से किधर फ्लो करता है। तो उसमें डिटेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें तुम लोग जब समझा रहे थे तुम लोग को ऐसे बताए हुए थे ना, ऐसा, तो बताए थे कि इधर -1, इधर भी 2, इधर भी 3 लिखा था, इधर भी 1, इधर भी 2, इधर भी 3 लिखा था, बताए थे ना। तो क्या होगा, करंट अगर मान लीजिए कि रिवर्स मूव कर रहा होगा तो इधर जाएगा नीडल, और करंट इधर की तरफ मतलब करंट जो होगा तुम्हारा सेम डायरेक्शन मतलब किसी एक डायरेक्शन मूव कर रहा होगा तो किसी मतलब मान लीजिए कि एंटी क्लॉक, मान लीजिए हो सकता है कि एंटी क्लॉक वाइज होगा तो इधर होगा, और क्लॉक वाइज होगा तो इधर जाएगा नीडल, होगा कि नहीं। तो डिटेक्ट करेगा ना डायरेक्शन तो डिटेक्ट कर सकता है, अब बाकी मेजरमेंट भी कर सकता है। तो इसलिए इसका प्रिंसिपल क्या है, ठीक है ना। तो दिस प्रिंसिपल ऑफ द कॉइल गैल्वेनोमीटर इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस ए टर्क। इसका सिंपल प्रिंसिपल होता है कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर टर्क अप्लाइड होता है। यही इसका प्रिंसिपल है कि उस पर टर्क अप्लाइड होता है, ठीक है। डायरेक्ट टर्क मत बोलना, ये पूरा लाइन बोलना पड़ेगा कि जब किसी करंट कैरिंग कॉइल को हम लोग किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब रखते हैं, प्लेस्ड करते हैं, तो उस पर क्या होता है, उस पर टर्क अप्लाइड होता है। यही इसका प्रिंसिपल है, किसका, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का। तुम लोग को बताया थे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है वो रेडियल होता है, क्यों, क्योंकि प्लेन ऑफ द कॉइल इज ऑलवेज रिमेन्स पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को जो होता है और उसका प्लेन दोनों क्या होता है, प्लेन पैरेलल होता है, तभी तो वहाँ पर एरिया वेक्टर जो होता है तुम्हारा परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पे लिख लेना, यहाँ ब्रैकेट में लिख लेना कि हियर एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू क्या, मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे लिख लेना, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, बी वेक्टर। इसे क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लिख लेना छोटा सा वेक्टर। एमसीजी मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ द मल्टी टर्न कॉइल फ्री टू रोटेट इन द यूनिफॉर्म। ये तो सब तो जानते हो कि उसमें कॉइल था। एज द करंट पासेस थ्रू द कॉइल टर्क एक्ट्स ऑन द कॉइल, ठीक है ना। जैसे हम लोग उस कॉइल के अंदर करंट को पास कराते हैं, उस पर क्या होता है, टर्क अप्लाइड होने लगता है। अब टर्क अप्लाइड होता है तो टर्क अप्लाइड होने से क्या होता है, कॉइल रोटेट करता है। कॉइल जब रोटेट करता है तो उस स्प्रिंग के अंदर ट्विस्ट, स्प्रिंग क्या होता है, ट्विस्ट होने लगता है, एक रीस्टोरिंग टर्क उसमें अप्लाइड होता है। वहीं लिखा हुआ एज द कॉइल रोटेट द फाइन वायर एंड स्प्रिंग स्टार्ट ट्विस्टिंग दिस डेवलप ए रीस्टोरिंग टर्क इन द स्प्रिंग। क्या होता है, वो एक तरह का रीस्टोरिंग टर्क उसमें डेवलप करता है। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे थोड़ा सा कि रीस्टोरिंग टर्क क्या होता है। तो तुम लोग बताए थे ना कि रीस्टोरिंग टर्क जो होता है तुम्हारा स्प्रिंग के अंदर यही सब चीज़ होता है, उसके अंदर होता है। उसका वैल्यू कितना होता है, K/5 या C/5 उसको लिखते हैं। और क्या होता है, एक समय आता है जो दोनों क्या होता है, बैलेंस रहता है। वही सब चीज़ के बारे में हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सबको, कोई दिक्कत? नो सर, ठीक है। 5 मिनट 37 38, ठीक है। चलिए यहाँ से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग अभी देखे पूरा उसके बारे में, थ्योरी डेफिनेशन वगैरह जो भी था, बेसिक्स पूरा देखे। अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हम लोग पीछे में रीस्टोरिंग टर्क देख रहे थे कि हाँ रीस्टोरिंग टर्क उसमें क्या हो रहा था, डेवलप हो रहा था। तो रीस्टोरिंग टर्क का दूसरा नाम होता है टॉरिजिनल स्ट्रेन इन द स्प्रिंग, मतलब टॉरिजिनल स्ट्रेन भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। स्ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है, उसका नाम होता है टॉरिजिनल स्ट्रेन, ठीक है। तो रीस्टोरिंग जो टर्क होता है वो कितना होता है, टर्क को ताऊ से रिप्रेजेंट करते हैं, पता ना। तो क्या होगा, K/5 या C/5। के से भी होता है, मतलब के लिखो या सी लिखो, किसी किसी बुक में कोई के लिखवाता है कोई सी लिखवाता है, इसलिए हम दोनों लिखते हैं, कन्फ्यूज मत करना, ठीक है ना। फाई जो होता है एंगल डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर। फाई जो यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे एंगल बन रहा है, एंगल स्टार्टिंग में T=0 पे इस पोजीशन पे, T=T पे यहाँ पे बन गया। अब क्या हुआ, इस पोजीशन ये जो एंगल बन रहा है इसी को क्या बोलते हैं, फाई के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। टॉरिजिनल कांस्टेंट इसको बोलते हैं C और K को, ठीक है ना। एज द कॉइल स्टार्ट रोटेटिंग रीस्टोरिंग टर्क इन द स्प्रिंग कीप ऑन इंक्रीजिंग। क्या होता है, जैसे कॉइल रोटेट जब होने लगता है, कॉइल जब रोटेट करने लगता है, टर्क उस पर अप्लाइड होने लगता है, तो क्या होता है उसके अंदर, बता रहे थे ना, टर्क क्या होता है, रीस्टोरिंग टर्क अप्लाइड होने लगता है ना ऐसे।
रीस्टोरिंग टर्क अप्लाई होने लगता है, ठीक है ना। हाँ तो वही है, तो रीस्टोरिंग टर्क अप्लाइड इन द, तो वही इंक्रीज करना था एट वन पॉइंट। अप्लाइड टर्क का मतलब जो क्वाल के थ्रू आ रहा है उसको हम लोग अप्लाइड टर्क बोलते हैं, ठीक है ना। अप्लाइड टर्क इज बैलेंस बाय द रीस्टोरिंग टर्क, दोनों टर्क क्या होता है, बैलेंस हो जाता है एक समय के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ पे अप्लाइड टर्क का वैल्यू एम क्रॉस बी, ठीक है। तो एम इसमें नंबर ऑफ टर्न कितना होगा, क्वाल के अंदर एक तो नहीं होगा, नंबर ऑफ टर्न एन होगा, तो इसलिए हम एन आई ए भी लग दें। क्या होता है, आई इंटू ए होता है, तो एन से मल्टीप्लाई की तो नंबर ऑफ टर्न उसमें ज़्यादा होता है, अब ए क्रॉस बी हो गया। तो यहाँ कितना हो जाएगा, अब दोनों बताया रहता है ना यहाँ पे कि एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमेशा आपस में परपेंडिकुलर होता है, रेडियल डायरेक्शन इसलिए रहते हैं ना, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। तो साइन 90 हो जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे मैग्नीट्यूड देखोगे तो एन आई ए भी हो जाएगा, यहाँ पर सब लिख दिया गया, बात समझ में आया। एन आई ए भी, नंबर ऑफ टर्न, करंट, एम, एरिया, मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर यहाँ पे। अब दोनों बैलेंस हो जाता है तो क्या होता है, इक्वल हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। अब क्या होगा यहाँ पे, तुम्हारा ताऊ रीस्टोरिंग इक्वल टू ताऊ अप्लाइड। तो ताऊ रीस्टोरिंग कैसे रिप्रेजेंट करें, के इंटू फाइव, क्योंकि स्प्रिंग कांस्टेंट पड़े हो ना तो उसी से रिलेट हो जाएगा, ठीक है ना। तो के इंटू फाइव इक्वल टू एन आई ए बी, यहाँ से फाइव का वैल्यू कितना होगा, एन आई ए बी, कितना हो जाएगा, ओपन में के हो जाएगा ना। ये क्या हुआ है, एंगल कितना डिटेक्ट कर रहा है वहाँ पे, ये हम लोग को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और ये जो एंगल होगा ये क्या चीज़ में होगा, रेडियन में होगा ना, फाई जो बन रहा होगा, फाई क्या होगा, फाई इज इन रेडियन, क्योंकि ये भी तो एंगल ही है ना। और फिर वहाँ पे हम लोग कैसे, अब एंगल से हम लोग क्या करते हैं, अब एंगल जब मेजरमेंट होता है तो हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे क्या चीज़ में, यहाँ पे करंट के वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं, समझ में आया। तो यहाँ पे क्या होगा, वो जितना एंगल मूव करेगा उसके अनुसार क्या होगा, यहाँ पे तुमको वैल्यू बताएगा कि कितना करंट फ्लो कर रहा है उसके अंदर, समझ में आया। तो वहीं वो रेडियन में रहता है, फाई क्या होता है, फाई रेडियन में हमेशा रहता है, रेडियन में हम लोग थीटा में नहीं कैलकुलेट, डिग्री में नहीं कैलकुलेट करेंगे, रेडियन में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहा होगा तुम लोग, अगर नंबर ऑफ एन को कांस्टेंट कर दे, एरिया वेक्टर बी के को कांस्टेंट कर दे, सबको कांस्टेंट कर दे, तो फाई क्या हो रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई हो रहा है ना। यानी करंट जितना ज़्यादा उसमें फ्लो करेगा, एंगल ऑफ डिटेक्शन जो होगा उतना ज़्यादा होगा, यानी आई जितना ज़्यादा उसके अंदर इंक्रीज करेगा, फाई का वैल्यू क्या हो रहा है, उतना ज़्यादा इंक्रीज करते जाएगा, करेगा ना, पता चल रहा है ना। तो तुमको पता ना कि उसके अंदर जितना कॉइल के अंदर जितना करंट इसमें फ्लो करेगा, ये नीडल उतना ही क्या होगा, नीडल उतना ही डिफ्लेक्ट करेगा, सिंपल। तब पता चल जाएगा ना, यहाँ से पता चल गया ना कि करंट जितना ज़्यादा, मान लिया कि कम करंट था, अब थोड़ा इंक्रीज हुआ, अब थोड़ा इंक्रीज हुआ, तो नीडल क्या होगा, मूव करते जाएगा, क्या होगा, एंगल उसमें और ज़्यादा इंक्रीज करते जाएगा कि नहीं, क्लियर यहाँ तक ले। तो यहाँ से पता चल गया, तो यहाँ तक नोट करो। अब हम लोग पढ़ते हैं करंट सेंसिटिविटी और वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना। ये फार्मूला ध्यान में रखना, ये सब फार्मूला एन आई ए बी इक्वल टू के, बस सिंपल ध्यान में रखना, बेसिक। ये तो थ्योरी समझ गए तुम लोग, मतलब पूरा डायग्रामेटिकली माइंड में एक सेटअप पूरा क्लियर हो गया है तुम लोगों के अंदर, गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है, सारा चीज़ बेसिक हम लोग को ध्यान में रखना कि रीस्टोरिंग टर्म अप्लाइड टर्क का इक्वल होता है, यहाँ पे के फाई इक्वल टू एन आई ए बी रख लेना, यहाँ पे फाई निकाल लेना, सिंपल, बस इतना ही याद रखना क्या होता है, बस हो गया इतना जल्दी। उनको ग्रुप में मैसेज करो कि 15 मिनट रुकने के लिए कुछ क्लास चल रहा है इंपॉर्टेंट, सर बोले, ठीक है ना, बोलो 15 मिनट वेट करने के लिए, 15 मिनट बाद हम लोग ज्वाइन करते हैं क्लास। चैप्टर तो स्टार्ट करके ही जाएंगे फ्लक्स, क्योंकि आज मंडे है, आज गया तो फिर फ्राइडे को स्टार्ट होगी, तो फिर हम तो मूड बना के हम आए थे कि कल चैप्टर स्टार्ट करके ही आएंगे, ठीक है। तो अभी तो इसमें पढ़ाना बाकी है ना, लिखिए इधर करंट सेंसिटिविटी। हाँ तो देखो क्या होता है करंट सेंसिटिविटी, करंट सेंसिटिविटी क्या होता है। तो देखो सबसे पहले समझोगे करंट सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है। सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे तुम लोग ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में लड़की उड़की ज़्यादा यूज करते हैं, अरे वो बहुत सेंसिटिव इंसान है, ऐसा होता है ना, थोड़ा यूज करते हो ना
यार देखो, समझदार इंसान के लिए सारा काफ़ी है, ठीक है ना। हम्म हम जब इसके बारे में सोच रहे थे ना, ये कल कैसे सेंसिटिविटी के बारे में समझा रहे थे, तो हम सोचे ऐसे समझाएंगे। तो ऐसे जब ये वर्ड बोलेंगे, ये लाइन जब बोलेंगे, तो हमारे ऊपर एग्जाम्पल आएगा, जैसे, ठीक है ना, जैसे, ठीक है। तो ठीक है, तो फिर आ ही जाता है मेरे ऊपर, ठीक है ना। तो देखो, करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि कोई, मतलब उसको कोई इंसान बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, मतलब उसको अगर थोड़ा सा भी कुछ बोल दोगे तो रिएक्ट कर लेता है। और क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। उसको थोड़ा सा भी कुछ, मतलब थोड़ा सा भी कुछ बोल दो, वो रिएक्ट कर लेगा, ठीक है, तुम उस एक्शन ले लेता है। तो उस टाइप के इंसान को क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी। तो उसी तरह करंट सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि छोटे से करंट पे, वेरी स्मॉल करंट पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होने लगे। क्या होने लगे, छोटे से, मतलब थोड़ा सा कुछ बोलो किसी इंसान को, वो ज़्यादा रिएक्ट करने लगता है। तो जो रहता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव, मतलब थोड़ा सा भी, मतलब उसके अंदर पेशेंस नहीं कि छोटी बात है तो चलो उसको क्या बोलते हैं, पचा लेते हैं। जैसे मेरे ऊपर समझ रहे होगा तुम लोग, हम समझ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, ठीक है ना। और क्या ही कर सकते हो, ठीक है ना, सब समय समय की बात होती है, ठीक है। हाँ भी नहीं समझ में आएगा। तो क्या बोलते हैं कि तो छोटे से रिएक्ट करने, छोटा से मतलब कुछ बोलने पे रिएक्शन ज़्यादा होना चाहिए। तो वहीं छोटी सी करंट पे डिफ्लेक्शन ज़्यादा होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं, ठीक है ना। यानी यूनिट करंट पे डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, तो उसको क्या बोलते हैं, करंट सेंसिटिविटी। उसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगा। वोल्टेज सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि बहुत छोटे से वोल्टेज अप्लाई करने के बाद क्या होना चाहिए, उस पर डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। उसको क्या बोलते हैं, वोल्टेज सेंसिटिविटी बोलते हैं। समझ में आया, क्लियर। अरे हेलो, समझ में आया क्या ये बोल रहे हो, हाँ है, हाँ तो क्या, चलो लिखो, हाँ जल्दी जल्दी लिखो, ठीक है ना। सेंसिटिविटी का स्पेलिंग सही है, SENSITIVITY। आरवी करो ना, क्या बोल रहे हो, क्या बोलते हैं, 5/I बोलते हैं। अब 5/I के रेशियो निकाल सकते हो यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ से फाई इक्वल कितना है, के फाई इक्वल टू कितना है यहाँ पे, NI ये भी है, बोलो। तो यहाँ से 5/I के रेशियो निकालोगे तो कितना होगा, 5/I। तो 5/I कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 इधर हो जाएगा, तो NAB अपन क्या हो जाएगा, तो यही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NAB अपन Q हो जाएगा ना। अब बताओ यहाँ पे इसका यूनिट क्या होगा, करंट सेंसिटिविटी का यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज क्या होगा, एंगल होगा ना। तो रेडियन पर एम्पियर बोल सकते हैं, रेडियन। करंट फाई का एंगल क्या हो जाएगा, फाई तो एंगल है ना, तो रेडियन होगा ना। तो रेडियन पर एम्पियर क्या हो जाएगा, रेडियन पर एम्पियर। या इसको ऐसे डिफ्लेक्शन पर एम्पियर भी बोला जाता है, या डिफ्लेक्शन पर एम्पियर।
क्लियर, जल्दी नोट करो इसको। हाँ, ऐसे कुछ नहीं, ऐसे कुछ लिखा नहीं रहता है, ठीक है ना, मतलब ऐसे लिखा रहता है IS लिखा रहता है, लिख लो यहाँ पे ब्रैकेट में, बट ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं है, IS लिखा हुआ रहता है। चलो इधर देखना, 1 मिनट लिख लेना। चलो ध्यान देना, वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होता है ना, बताया ना, इट डिफाइन ए डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस इन द गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल। मतलब यूनिट वोल्टेज जब अप्लाई करोगे, ठीक है ना, तो उस समय जो डिफ्लेक्शन होगा, उस डिफ्लेक्शन को क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी को हम लोग VS से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या होगा, 5/V हो जाएगा। अब देखो V हम लोग कहाँ से लेके आएंगे, तो तुमको पता ना, उस कॉइल के अंदर रेसिस्टेंस तो होगा ना, क्वेश्चन में तुमको देगा, ऑलरेडी मेंशन करेगा। तो यहाँ पे V को कितना लिख सकते हो, 5/V को I इंटू R लिख सकते हो, R लिख सकते हो। 5/I क्या हो गया तुम्हारा, हेलो, नहीं हो क्लास में तुम लोग, हेलो, तो 5/I कितना हो जाएगा, 5/I यहाँ से निकाले थे, NAB/K, तो यहाँ पे क्या रख सकते हो, NAB/K इंटू R हो जाएगा, बस हो गया तुम्हारा क्या, वोल्टेज। तो इसका यूनिट क्या होगा, इट्स यूनिट इज रेडियन पर वोल्ट हो जाएगा, रेडियन पर वोल्ट या डिफ्लेक्शन पर वोल्ट हो जाएगा ना, क्योंकि वोल्टेज है ना यहाँ पे। क्लियर, यहाँ पर वोल्टेज सेंसिटिविटी, ठीक है ना। चलो इसको नोट करो जल्दी। हाँ, अगर नहीं लिखा होगा तो स्क्रीनशॉट ले लो। क्लियर, बोलो, क्लियर है सबको। चलो मिटा दे इसको, इरेज करते हैं। ओके, क्या कंडीशन होगा सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर का, तो तुम लोग को पता है ना कि सेंसिटिविटी का मतलब बताए हुए हैं कि फॉर स्मॉल करंट डिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए ना, लार्ज होना चाहिए ना, यानी डिफ्लेक्शन हम लोग का क्या चाहिए, हाई चाहिए ना, छोटे से करंट पे। सेंसिटिविटी का मतलब यही होता है ना, बोलो हाँ। तो देखो, गैल्वेनोमीटर more sensitive if it show a large deflection even for a small current। लार्ज डिफ्लेक्शन दिखाना चाहिए, तो थीटा का वैल्यू कितना आया था यहाँ से, NIAB, मतलब यहाँ पे NABI बाई कितना था, के था, तो
तो बताओ थीटा को हमको ज़्यादा चाहिए, थीटा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। तो तुम सोचो अगर थीटा को बहुत, थीटा नहीं लेंगे ना, फाई लेके चलेंगे ना, हाँ यहाँ पे हम लोग फाई से लेंगे, तो फाई को हम लोग को क्या चाहिए, फाई ज़्यादा चाहिए। तो बताओ यहाँ पे क्या क्या करना होगा फाई को बहुत ज़्यादा लार्ज करने के लिए, क्या करना होगा बोलो, क्या करना होगा। एन का वैल्यू क्या होना चाहिए, एन का वैल्यू इसमें लार्ज होना चाहिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। हाँ, उसके बाद एरिया लार्ज होना चाहिए, बी का भी लार्ज होना चाहिए, और के का वैल्यू क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए ना। ओके हाँ, अरे के कांस्टेंट है, बट अगर ना वो स्प्रिंग के ऊपर डिपेंड करता है ना, के जो होता है, जैसे मान लीजिए कोई स्प्रिंग जो है थोड़ा कम लूज है, मतलब कम है। हाँ, बहुत स्प्रिंग देखो ना अलग अलग टाइप का होता है, बहुत स्प्रिंग जो होता है बहुत टाइट होता है ना, अलग अलग तरह का है। तो जो बहुत ज़्यादा टाइट है, बहुत मतलब उसको रोटेट करना बहुत मुश्किल है, तो उस तरह का स्प्रिंग का के बहुत ज़्यादा होता है। तो नॉर्मल होता है, जो नॉर्मल तरीका से होता है, बहुत इजीली तुम ऐसे खींच सकते हो ऐसे, तो वो सब स्प्रिंग जो होता है ना उसका के बहुत कम होता है, तो डिपेंड करता है। तो क्या हो जाएगा फॉर, हाँ पार्टिकुलर, हाँ पार्टिकुलर के लिए तो वही बोल रहे हैं कि अगर फाई तुमको ज़्यादा चाहिए तो हम लोग क्या करना होगा, तो हम लोग को स्प्रिंग भी उस तरह का अप्लाई करना होगा ताकि के का वैल्यू उसका क्या हो, छोटा हो, स्मॉल हो, ताकि फाई हमको क्या मिले, लार्ज मिले। तो इसलिए हर तरह के स्प्रिंग उसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसमें जो स्प्रिंग अप्लाई करते हैं वो किस मटेरियल से बना रहता है, तो फॉस्फोर ब्रॉन्ज के नाम से मटेरियल से बना रहता है, लिख लेना कहीं, फॉस्फोर ब्रॉन्ज, PHOR, फॉस्फोर ब्रॉन्ज मटेरियल से मिलकर बना रहता है, वो लिख लेना। ये क्या है, स्प्रिंग का मटेरियल है। वहाँ पर हम लिखाने वाले थे, भूल गए थे, ठीक है ना। तो फॉर लार्ज हाई, लार्ज हाई होने के लिए क्या होगा, एन क्या होना चाहिए, एन लार्ज होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ कॉइल लार्ज होना चाहिए, एरिया वेक्टर भी क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, और लार्ज होना चाहिए, और आई का वैल्यू, के का वैल्यू क्या होना चाहिए, के का वैल्यू स्मॉल होना चाहिए। तब क्या होगा, पूरा ओवरऑल फाई जो होगा तुम्हारा लार्ज शो करेगा। समझ में आया, क्लियर है। ओके, क्लियर यहाँ तक ले सबको। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लो, घर पे लिख लेना, ठीक है ना। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग गैल्वेनोमीटर को क्या किए, कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। और उसमें जो भी चीज़ें हम लोग को पढ़नी तो पढ़ लिए, ठीक है ना। तो उसमें बेसिकली करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, ये सब चीज़ ध्यान में रखना, कहाँ से रिलेट करके आ रहे हैं सब चीज़ ध्यान रखना। बाकी अगर इसको दिमाग में हमेशा फिक्स करके रखना है तो घर पे जाके एकदम एक बार दोबारा इसको पूरा रिकैप करें। जितना हम 1 घंटे 2 घंटे लगाए हम इसको समझाने में, वो पूरे को क्या करना, पूरे को घर पे जाके भाई रिकैप करना, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ऑब्वियस है, यहाँ से पूछा जाता है, हमेशा नहीं लेकिन पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो फाइनली हम लोग इसको गैल्वेनोमीटर को कंप्लीट कर लिए, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हाँ, कमेंट करना है, ठीक है ना। तुम मेरे क्लास के हो, अभी लाइव क्लास में पढ़े तो इससे क्या फर्क पड़ता है, कमेंट करो, कमेंट करो। ऐसे डायरेक्ट फ़ोन करके मेरे से मत बात करो कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है गैल्वेनोमीटर में, ये नहीं चलेगा। कमेंट करो, हाँ कमेंट करो, उस पर हम रिप्लाई करेंगे, ठीक है ना। नाइस सर, हाँ नाइस सर कौन बोलता है नाइस सर ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट, हम लोग का जो रहा है नेक्स्ट चैप्टर मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो मैग्नेटिक इंडक्शन हम लोग आज ही स्टार्ट करेंगे, बट अभी पॉसिबल नहीं है, हम लोग इवनिंग वाले क्लास में बट स्टार्ट करेंगे, बट होगा तो आज ही, ठीक है ना। ध्यान रखना, चैप्टर स्टार्ट तो आज ही होगा। हाँ इवनिंग, अब अभी तो पॉसिबल नहीं, मैथ क्लास से स्टार्ट हुआ था 10 मिनट, तो फिर उसको समझाने में भी लगेगा, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो फिर इवनिंग में 10 मिनट समझा देंगे, मतलब स्टार्ट तो आज ही होगा। आज मंडे है और आज शुभ दिन है, ठीक है ना। तो फिर आज तो गणेशाय नमः होना चाहिए, ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय 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 बाय
चलो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।